अभी हम CDLU यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हैं हमारे साथ, इसमें PhD स्कॉलर्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो इन यंगस्टर्स से जानते हैं कि हरियाणा में एजुकेशन को लेकर इनको किस तरीके की समस्याएं हैं और जॉब्स वगैरह को लेके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इनको किस तरीके की खामियाँ दिख रही हैं या किस तरीके के इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स चाहते हैं। सर आप क्या कर रहे हैं बाय प्रोफेशन? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैम। तो आपने यहीं से अपना लॉ किया? हाँ जी मैम, मेरी लॉ यहीं से पास आउट है, मतलब इसी यूनिवर्सिटी के अंडर पास आउट हुई थी। तो अभी जैसे आगे इलेक्शन है ना, हरियाणा में लोकसभा भी हैं और उसके बाद में विधानसभा भी हैं, तो आप युवा होने के नाते क्या इश्यूज़ देख रहे हैं, यंगस्टर्स के क्या मुद्दे देख रहे हैं? एक्चुअली मैम मुद्दे तो बहुत सारे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने जैसे मुद्दे हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनली विचार जानना चाहोगे कि मैं वोट कौन सी पार्टी को या कौन से उम्मीदवार को डालूँगा, तो मैं कोई भी शायद पार्टी को चूज़ नहीं करना चाहता हूँ इस टाइम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल में जाएं या फिर बीजेपी के कार्यकाल में जाएं, दोनों ही पार्टीज़ के कार्यकाल के अंदर बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में कोयला घोटाला हुआ 1,86,000 करोड़, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ 1,76,000 करोड़, उसके बाद 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला। उसके बाद अगर हम दंगों पे आएँ तो 1984 के दंगे नहीं हम भूल सकते, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे नहीं हम भूल सकते। लेकिन जब हम आते हैं बीजेपी सरकार के कार्यकाल में, तो हम अभी रिसेंट में ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद जो गुजरात के अंदर हमने दंगे होते देखे थे। जैसे हरियाणा में तो रीजनल पार्टीज़ भी हैं ना, तो आपको रीजनल पार्टीज़ भी क्या कोई विकल्प नहीं लगता? नहीं मैम, रीजनल पार्टीज़ जितनी भी यहाँ पे एक्टिव हैं, उनमें से किसी भी उम्मीदवार में ऐसा नहीं लगता जो हमें सही। रीजनल पार्टीज़ में क्या कमियां लगती है कि आप मतलब बीइंग अ यंगस्टर्स क्या देख रहे हैं कि जब आप नेशनल पार्टीज़ देख रहे हैं, आपने बताया इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए है ना, तो रीजनल पार्टीज़ क्यों इतना बेटर नहीं कर पाई? रीजनल पार्टीज़ क्योंकि उनमें परिवारवाद बहुत ज़्यादा है जी। उनमें किसी भी एक जो यंगस्टर अगर या फिर कोई एक अच्छा इंसान जो आगे आना चाहता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है। उसके बाद उनका रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं लोकसभा की बात करूं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे विधानसभा में भी अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियों को। तो इस बार शायद मैं चुनाव में जो भी सोच रहा हूँ या विचार कर रहा हूँ अपना वोट देने का, वो मैं एक उम्मीदवार को देखते हुए वोट दूँगा कि वो उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, उसने लोगों के लिए उस क्षेत्र में रहते हुए काम किया हो, और हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां सबको अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सके लोकसभा के अंदर। तो ये मेरे विचार हैं जी। अच्छा, और जॉब्स वगैरह को आप कैसा देख रहे हैं अभी? मतलब आप नया प्रैक्टिस करने लगे हैं आई थिंक, है ना, तो मतलब आपको वहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप कोर्ट में? मैम जॉब्स ऐसी बात नहीं है, जॉब्स वैकेंसीज़ आ रही हैं टाइम टू टाइम, बट जो उसके वैकेंसीज़ आने के बाद जो एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी है जी इस टाइम युवाओं के अंदर। तो आप सरकारी नौकरी वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी मैम, चल रही है, ADA के लिए तैयारी चल रही है, जुडिशरी के लिए तैयारी चल रही है। ऐसी बात नहीं है, उनके हुए हैं एग्ज़ाम्स हुए हैं, सही टाइम पे रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन जो हम ट्रांसपेरेंसी है एग्ज़ाम्स में? हाँ जी, लगभग ट्रांसपेरेंसी अब दिख रही है चीज़ों में, कि हम RTI जब से आया है उसके बाद तो काफ़ी अच्छे ढंग से ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कि हम अपनी जिन्होंने टॉप किया है या टॉप रैंकर्स होते हैं, हम उनकी शीट्स वगैरह निकलवा सकते हैं, उससे कंपेयर कर सकते हैं कि हमने कहाँ लैग किया था और अब हम आगे कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उस हिसाब से ठीक है मैम। आप क्या करते हैं सर? मैं यहाँ MA पब्लिक एड कर रहा हूँ चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय। तो आप यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और किस तरीके की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं? टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और ओवरऑल जो आपका स्टडी और लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स का कैसा सिस्टम है? यहाँ का यूनिवर्सिटी में एजुकेशन सिस्टम मैडम ठीक नहीं है। यहाँ का परीक्षा परिणाम कोई भी चीज़ उचित समय पे नहीं हो पाती। जो परीक्षा क्या कारण है इसके? इसके कारण कहीं ना कहीं जो वाइस चांसलर है ये सरकार के होते हैं, जो जिस तरह सुनने में आता है कि इस तरह ये लोग सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वहाँ से आते हैं, तो 3 साल इनका कार्यकाल होता है, तो 3 साल में इनको अपना ही स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज? स्टूडेंट को तो सारी प्रॉब्लम ही है यहाँ। उनको समय पे ना तो परिणाम होते हैं, ना परीक्षा ठीक है, ना रिजल्ट मिल पाते हैं। रिजल्ट ना मिलने के कारण ना आगे कहीं वो अपना जॉब के लिए अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, ऐसी अनेकों समस्याओं से यूथ है यहाँ। प्लेसमेंट वगैरह कैसी है? प्लेसमेंट तो मैडम यहाँ की 0 है, यहाँ प्लेसमेंट तो है ही नहीं है।
प्लेसमेंट की बात करें तो पूरे प्रदेश और देश की बात करें तो प्लेसमेंट तो नामात्र ही रही है जी। जैसे जैसे चुनाव आता है तो सरकारें उस टाइम भर्तियां शुरू कर देती है, इससे 4.5 साल निकल जाते हैं तो भर्तियां देखने को नहीं मिलती। अभी पीछे ये बात करें तो अग्निपथ की बात आई है तो कितना युवाओं में रोष देखने को मिला, आज भी वो कहीं ना कहीं आगे युवाओं में है, तो ये सरकारों को खेमा भुगतना पड़ सकता है। और रही इस अपने प्रदेश की बात, हरियाणा की बात करें तो पीछे से 96 से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं, तो ये भाजपा सरकार ने भी बड़े जोश से कहा था कि छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन इनकी 14 से लेकर अब तक कोई छात्र संघ चुनाव नहीं है। तो लीडरशिप कहाँ से आएगी? जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवारवाद, वंशवाद, भतीजावाद देखने को मिलता है पूरे देश में, प्रदेश में, आज वही परिवार हावी है और साथ साथ पुस्तकों का पैसा जोड़ने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कई सारे कोर्सेज हैं, है ना, तो उसके अंदर स्किल्स के सेट से हम देखें तो स्किल कोर्सेज क्या उनकी कुछ देखिए मैडम, स्किल्स का देखिए आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अंदर जाओगे तो खोखला मिलेगा आपको। यहाँ एजुकेशन में आप जहाँ पूरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है मैडम। लैब्स वगैरह कैसी? लैब्स ठीक है मैडम, लेकिन बच्चों के लिए कह सकते हैं इतना कोई खास नहीं है, जो होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं है देखने के लिए। यहाँ की व्यवस्था देखिएगा मैडम, पीछे ये हॉस्टल की कहें तो आज भी खाने के लिए दिक्कतें आती हैं, बच्चे प्रदर्शन करते हैं अपने खाने को लेके। कैंटीन्स के देख ले मैडम, कैंटीन में भी खाना जो मिलता है कहीं ना कहीं चाहे या सारा से कॉस्टली मिलता है। और भी जो विद्यार्थियों की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ चाहे व्हीकल की बात हो, चाहे ई रिक्शा की बात हो, नहीं है। बसों की बात करें तो यहाँ बस की सुविधा भी नहीं है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं विद्यार्थियों को झेलनी पड़ती है। पीछे लो हॉस्टल की भी बच्चों ने अपनी मांगे उठाई थी, यहाँ पे लेके कुछ वाइस चांसलर ने तानाशाही रवैया अपनाया। एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे इससे पहले हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में पिछले सालों में सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं, तो क्या आप ये सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, जिसकी प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोल देते हैं, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? मैडम कुछ हद तक तो सही है, लेकिन चीज़ धरातल पे तो नहीं है मैडम। जब ज़रूरत पड़ती है वो तो बच्चों को नहीं मिल पाती वहाँ पे। ठीक है मैडम कहते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। जैसे सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की आप अपने जो रेगुलर कोर्सेज हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज पहले यूनिवर्सिटी रन करती आ रही है, उसके कंपैरेटिवली फ़ीस भी ज़्यादा होती होंगी, है ना, तो क्या फ़ीस जो आपसे ज़्यादा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटीज़ दी हैं, लैब्स, या उसके अकॉर्डिंग जो जॉब प्लेसमेंट्स है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बस ठीक है, खैर खवाइज चांसलर ने दिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, पैसा वसूलने का सारे काम किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर आप क्या करते हैं? मैम PhD कर रहा हूँ अभी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है यहाँ पे। तो स्कॉलर्स की आप यूनिवर्सिटी में और ओवरऑल हरियाणा में क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि क्या किस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है? मैम रिसर्च के लिए बात करूँ तो रिसर्च एनवायरनमेंट अभी इस यूनिवर्सिटी में बहुत कम है। ओवरऑल हरियाणा में मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में विजिट किया है मैंने, जैसे बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो रिसर्च के कुछ में डेटा बेसिस हैं हमारे, कुछ जर्नल एक्सेस होते हैं जो कि अभी लाइब्रेरी में किस तरीके के जर्नल्स? मैम जैसे आप कह सकते हैं कि A कैटेगरी जर्नल्स, B कैटेगरी इन द ABDC एज वेल एज स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस जो हमारे पास होते हैं, दैट आर द प्री डिफाइंड डेटाबेस, जिसके अंदर हमारे पास कुछ सबसे बेस्ट रिसर्च आउटपुट्स आते हैं। तो वो अभी तक हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक्सेसिबल नहीं है। ओपन एक्सेस के कुछ जर्नल्स हैं एक्सेस, लेकिन ड्यू टू सम बजट इश्यूज, फंड रिस्ट्रेंट, तो उस वजह से हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं। एज वेल एज रिसर्च का एनवायरनमेंट आप हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में कैसा देख रहे हैं और गवर्नमेंट को किस तरीके की इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है? मैम रिसर्च का एनवायरनमेंट मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे क्विक एक्शन लिया जाता है ऑन टू द रिसर्च स्पॉट, और कहीं ना कहीं मैम रिसर्च के अंदर जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ पेपर पब्लिकेशंस वहाँ पे। तो पेपर पब्लिकेशन के मामले में अभी यूनिवर्सिटी रेफरेड जर्नल्स पे ही है, तो इनके टारगेट स्कोपस या ABDC लिस्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, उनमें टाइमिंग ऑफ पब्लिकेशन ज़्यादा लगता है, लेकिन मैम जो प्रोडक्टिविटी आनी है, चाहे वो नेक ग्रेडेशन हो या बाद में कहीं और भी आगे प्रोडक्टिविटी हो, तो वो वहीं से ही मिलने वाली है, रेफरेड जर्नल से नहीं मिलने वाली है मैम वहाँ पे। अच्छा, आप जैसे यहाँ से PhD परस्यू भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जॉब्स का क्या स्कोप देख रहे हैं? रेगुलर कितनी की भर्तियाँ यूनिवर्सिटीज़ में निकल रही है हरियाणा की आफ्टर अगर कोई स्टूडेंट जिसकी PhD कंप्लीट हो जाती है? टू बी वेरी फ्रैंक मैम, अगर जॉब्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स तो ना के बराबर हैं, बिल्कुल ज़ीरो के कहूँगा। लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही भाग रहे हैं, बिकॉज मैम जॉब्स नहीं है। इवन एक PhD इज़ द टॉप मोस्ट डिग्री इन टू द इंडिया, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दैट ही इज़ नॉट एलिजिबल और ही इज़ नॉट गेटिंग जॉब्स। HPSC की जो पोस्ट आनी थी, एक थोड़ा बीच में आश्वासन मिला तो था। PhD के बाद में स्टूडेंट्स के पास आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे ना, आप देख रहे होंगे किस तरीके के ऑप्शंस बचते हैं? स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं आफ्टर PhD? आफ्टर PhD मैम कुछ लोग इंडस्ट्री में ही स्विच कर रहे हैं, एज वेल एज कुछ लोग अगर टीचिंग में आ रहे हैं तो मैम उनका पे स्केल बिल्कुल भी नहीं है। कितना पे स्केल रहता है हरियाणा में PhD करने के बाद? प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे 15K से स्टार्ट होगा,
यहाँ पे आसपास में 15K से लेके मैक्सिमम 30 के अराउंड, मतलब और PhD गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट या फिर आर्ली बेसिस टीचर्स को पे कर रहे होंगे, तो उनका मंथली कितना वहाँ पे मैम लेक्चर बेसिस वहाँ पे उनको दिए जाते हैं, दैट इज़ अ PTD पोस्ट, मैक्सिमम 35K है वो भी वहाँ पे, और उसके लिए भी मैम फाइट रहती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, एज वेल एज अदर थिंग्स भी कह सकते हैं उसके लिए भी, क्योंकि पोस्ट चाहे एक हो लेकिन कैंडिडेट्स बहुत हैं वहाँ पे उस चीज़ के लिए, तो फाइट तो रहेगी। लेकिन मैम अभी जैसे नई गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है ना, तो आप किस तरीके के इश्यूज देखते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए? एक तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, दूसरा जॉब्स के पर्सपेक्टिव से। रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश और देश को पूरा एक रिसर्च मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर एक ही पोर्टल हो जिससे सारे के सारे एक्सेस कर पाएँ। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर काम कर भी रही है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी होने बहुत टाइम लग जाएगा मैम। और रिगार्डिंग जॉब्स रही तो मैम जॉब्स टीचिंग एज वेल एज अदर करियर एनहांसमेंट प्रोग्राम्स में होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है, एंड विच इज़ वेरी वेरी रिक्वायरमेंट। पहले बहुत टाइम में होता था कि नेट पास आउट बहुत बच्चे कम होते थे, आजकल PhD कैंडिडेट्स एज वेल एज नेट पास आउट भी बहुत हो गए, तो दे आर अनएम्प्लॉयड, और वो देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ा लिखा यूथ अनपढ़ बेरोजगार बैठा है यहाँ पे, कि डिग्री तो सबके पास है लेकिन रोजगार किसी के पास नहीं है वहाँ। हमारे साथ कुछ बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप क्या इश्यूज देख रहे हैं? आपको यंगस्टर्स के क्या इश्यूज लगते हैं? सबसे पहले इशू तो मुझे एम्प्लॉयमेंट का लग रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकार के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता ही जा रहा है, और जैसे कि अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आने लग गई हैं, जैसे AI, उसने बहुत सी जॉब्स वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं। तो हमें आपका कौन सा कोर्स है? मेरा BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 ईयर का। तो आपको लगता है कि आपके कोर्स के बाद में आप अपना फ्यूचर देखते हैं कुछ? यस मैम, अकॉर्डिंग टू माई स्किल मैं मेरा फ्यूचर देख रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस करना बहुत। मतलब मार्केट में जॉब्स वगैरह आप कैसे देख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अगर हम सेंसस देखें तो अभी रिसेंट में हरियाणा जुडिशरी की भी पोस्टेज निकली थी, और रिसेंट अदर जुडिशरी की फॉर्म्स निकलते रहते हैं उसमें। तो यूनिवर्सिटी का जैसे लॉ डिपार्टमेंट सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यस है मैम, ना? हमारे कोर्स ही सेल्फ फाइनेंस्ड। हाँ, तो आपसे सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको फैसिलिटीज़ पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैम फैसिलिटीज़ पूरी हैं, पर उनके ऊपर वर्क बहुत कम हो रहा है। जैसे हमें प्रैक्टिकल्स की नीड है तो हफ्ते में 1-3 नंबर आ जाते हैं, तो वैसे जैसे हमें नीड ज़्यादा है बट प्रैक्टिकल्स मतलब उतने जिस तरीके से होने चाहिए वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यस मैम, नहीं हो पा रहे हैं, बट धीरे धीरे उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अभी हमारी रिसेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप भी लगी थी, पहले ये नहीं लगती थी, अब ये हो गया। अच्छा, ये अभी से स्टार्ट किया इंटर्नशिप लगाना? मैं लास्ट ईयर से स्टार्ट किया। ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसा देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर दी बेस्ट लगा। किसी तरीके की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत? नो मैम, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आफ्टर 12th यूनिवर्सिटी में आया था, मुझे दी बेस्ट लगा मैम यहाँ का इन्वायरमेंट भी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो ये हमारे साथ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि जो युवाओं के मुद्दे हैं, एक रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा अगर स्टूडेंट्स बैचलर्स मास्टर्स PhD भी कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें किसी तरीके की कोई जॉब नहीं मिल रही है। और टीचिंग में जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स रखे जा रहे हैं, जिसके कारण एक टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हो रहा है, उसके अलावा स्टूडेंट्स को PhD के बाद भी उनको बेरोज़गार घर बैठना पड़ रहा है। धन्यवाद।